चलिए अब हम आगे से अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं प्रोटिस्टा जगत से। हम प्रोटिस्टा जगत के पहले हमने मोनेरा जगत के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी। अगर आपको पीछे की क्लासों में कुछ थोड़ा बहुत याद हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोनेरा जगत में हमारे बैक्टीरिया आते थे और ये ऐसे बैक्टीरिया होते थे जो हर जगह पे पाए जाते थे, चाहे वो गर्म जल हो या फिर ठंडा जल हो या फिर ऐसे स्थान जहाँ पे अन्य जीवों का रहना बहुत ही मुश्किल होता है, ये वहां पे भी पाए जाते थे। और इनको इनके आकार के हिसाब से 4 भागों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इनको डिवाइड करने के बाद इनका जो शेप था उसके हिसाब से इनको डिवाइड किया था 4 फाइलम में। उसके बाद फिर इनमें 2 टाइप के होते थे, एक तो आर्ध बैक्टीरिया और तो यू बैक्टीरिया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आर्ध बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्ध बैक्टीरिया में मैंने आप लोगों को बताया कि यह अत्यंत कठिन आवास में भी रह सकते हैं। और उसके बाद यू बैक्टीरिया में हमने आप लोगों को साइनो शैवाल के बारे में बताया, साइनो बैक्टीरिया के बारे में, जिसे हम प्रायः नीलहरी शैवाल भी कहते हैं। नीलहरी शैवाल के बारे में भी मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे कि ये प्रकाश संश्लेषी और स्वपोषी होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, नॉन स्टॉक और एनाबिना। ये जो पर्यावरण में ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उसके आगे फिर यहाँ पे जो मतलब जो इस फाइलम के यानी कि जो मोनेरा जगत के यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं वो मनुष्यों के लिए हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। जैसे दूध से दही जमाना, ये हानिकारक नहीं है, ये लाभदायक है। और यहाँ पे कई सारे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो मनुष्यों को, फार्म में पालतू जानवरों को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाते हैं। स्वस्थ परपोषी के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने माइक्रोप्लाज्मा के बारे में देखा था, जो ये सबसे छोटा जीव है और ये बिना ऑक्सीजन के भी पाया जाता है। और यहाँ पे ये कई सारी बीमारियां भी फैलाता है, यानी कि पादपों के लिए रोगजनक भी होता है। उसके आगे हम प्रोटिस्टा को कंटिन्यू करते हैं। प्रोटिस्टा जगत देखो, पहला हमारा मोनेरा है, दूसरा हमारा प्रोटिस्टा है, तीसरा हमारा फंजाई है, चौथा हमारा प्लांटी है और 5वां हमारा एनिमिलिया है, ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ चुके हैं, अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत को हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, तभी एक कोष के यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। अभी जीव को अगर मोटा मोटा डिवाइड करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं तो एक तो यूकैरियोटिक आता है, दूसरा प्रोकैरियोटिक आता है। यूकैरियोटिक ऐसे जीव होते हैं जो एक कोष की होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऐसे होते हैं जो बहुकोष के होते हैं। तो यहाँ पे हम यूकैरियोटिक पढ़ेंगे जो कि बहुकोष की होते हैं। तो यहाँ पे देखो, तभी एक कोष के यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। यानी कि यहाँ पे एक कोष के जीव को यूकैरियोटिक के अंदर रख तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो सीमाओं के बाहर अंदर होती रहती हैं। उसको हम कंफर्म ये नहीं कर पा रहे हैं कि ये इसमें है, इसको हम इसमें रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पर हम इसे निर्धारित नहीं कर पाए हैं। उसके बाद देखो, एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा जगत है, यानी कि जैसे कि मान लो कि एक साइंटिस्ट है, उसके लिए जो प्रोटिस्टा जगत के बारे में उसने जितनी भी इंफॉर्मेशन ले रखी है, तो उसके हिसाब से जो प्रोटिस्टा जगत के प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि प्रोटिस्टा जगत के जो यहाँ पे वैज्ञानिक है उनके लिए जो मोनेरा जगत यानी कि प्रोटिस्टा जगत के प्राणी हैं वही दूसरे वैज्ञानिक के लिए या फिर दूसरे इंसानों के लिए वो पादप हो सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि है ही है। अगर कैन लग जा रहा है, सकता लग जा रहा है, तो यहाँ पे कंफर्म नहीं हो सकता। काइसोफाइट, डायनोफ्लैगेलेट, यूग्लिनाइड, अपवंक, कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। अब आप लोग ये देखो कि ये जो प्रोटिस्टा जगत है, ये जो यहाँ पे काइसोफाइट है, डायनोफ्लैगेलेट है, यूग्लिना है, अपवंक है और प्रोटोजोआ है। उसके बाद यहाँ पे प्रोटोजोआ, अपवंक, प्रोटोजोआ, ये सारे ये जो प्रोटिस्टा जगत है ये इनके प्रकार हैं, यानी कि ये इतने प्रकार के होते हैं। जैसे मोनेरा जगत 2 प्रकार का था, एक तो आर्ध बैक्टीरिया, एक तो यू बैक्टीरिया। तो मोनेरा जगत 2 भागों में डिवाइड है, एक तो इधर एक तो इधर। ये पहला
निकाला। लेकिन ये जो है ये कई भागों में डिवाइड है। देखो सबसे पहला कौन सा हो गया, काइटोफाइट हो गया, दूसरा हो गया डायनोफ्लाजेलेट, तीसरा हो गया यूग्लिना वाला, उसके बाद चौथा हो गया अपवांक और पांचवा हो गया प्रोटोजोआ। यानी कि ये 5 में डिवाइड है। देखो यहाँ पे पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा। इससे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो मोनेरा जगत थे वो 2 पार्टी में डिवाइड थे, जो प्रोटिस्टा जगत है वो 5 पार्टी में डिवाइड है। उसके आगे चलते हैं। अभी आप ऊपर से ये जान लो कि प्रोटिस्टा जगत के 5 फाइलम हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, इन सभी को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है किताबों में। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। आप ये भी आप अच्छे से जान सकते हो, जो प्रोटिस्टा जगत होता है उसके जीव होते हैं जलीय होते हैं। अगर ये स्थल पे भी रह सकते होंगे तो आगे बताया गया होगा, अदरवाइज फिर आप ये जान लेना कि ये सिर्फ जल में पाए जाने वाले जीव होंगे। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत के प्राथमिक रूप से जो सदस्य होते हैं वो जलीय होते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक तो संगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिका पाए जाते हैं। अब ये एक कोश क्या है, तो इसमें सुसंगठित कोशिका में इनकी कोशिका में एक है तो सबसे पहले मान लो कि हम ये कोशिका मान लेते हैं। ये एक कोशिका में सुसंगठित केंद्र, यानी कि ये मतलब है कि एक तो ऐसा होता है ये केंद्र होगा, मान लो हम 2 जीव ले लेते हैं। देखो सबसे पहले ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सुसंगठित का मतलब ये है कि ये जो केंद्र है, पहले तो ये बॉडी है, उसके बॉडी के अंदर एक और कवर है, उसके अंदर केंद्रक है। और ये ऐसा है कि ये बॉडी है, केंद्रक कहीं पे भी है। चलने फिरने पे या फिर कुछ भी मूवमेंट करने पे मान लेते हैं इसका केंद्रक यहाँ जा रहा है, तो ये होगा कि यहाँ पे जैसे कि ये मूवमेंट करता है, उसके बाद फिर इसका जो केंद्रक है वो ऊपर नीचे हो सकता है, इधर उधर जा भी सकता है, कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर। लेकिन ये जो इसका ये है, इसका मतलब यही है कि सुसंगठित केंद्रक, यानी कि ये जो केंद्रक है वो सुसंगठित है, ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है। ठीक है, अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे कोई कोशिकांग, ये कोई कोशिकांग है तो यहाँ पे ये झिल्लीबद्ध होगा, यानी कि इसके ऊपर जो होगी वो झिल्ली, यानी कि उसके ऊपर एक लेयर होगी अलग से। मान लो कि हम यहाँ पे इनके पास हर्ट तो नहीं होता होगा, मान लेते हैं ये हमारी किडनी है, तो किडनी के ऊपर एक झिल्लीबद्ध होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कि बॉडी में कभी कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर जो भी आएगा वो यहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इसको अंदर से हानि नहीं पहुंचा सकता। कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कासाब एवं पक्षमाप भी पाए जाते हैं। अब देखो ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, कासाब एंड पक्षमाप। कासाब एवं पक्षमाप। अब ये जो कासाब होते हैं, पक्षमाप होते हैं, इनका मेन 2 रूल होता है। एक तो जो कासाब होते हैं ये हमारा चलने में काम देते हैं, यानी कि जैसे इनको मूवमेंट कराने में काम देते हैं। कासाब है, मान लो कि जैसे ये यहाँ पे प्रोटिस्टा जगत के प्राणी है तो इनकी कासाब है, ये कासाब है, ये कासाब है। अब ये जल में चलेंगे, जल में मूवमेंट करेंगे तो इनकी जो झालर होती है वो ऐसे 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 हिलती रहेगी, तो इनकी बॉडी आगे की ओर या फिर पीछे की ओर मूवमेंट करेगी। एंड इसका एक काम और होता है कि ये जो इनके कासाब पक्षमाप होते हैं, ये इनको मूवमेंट में तो काम करते हैं, इनको शिकार करने में भी काम करते हैं। यानी कि मान लो जैसे कि अगर ये वाटर में है और ये मूवमेंट करने, अगर इनको किसी छोटे जीव को पकड़ना होगा तो ये इन्हीं से, यानी कि इसी पक्षमाप एंड कासाब से यहाँ पे मूवमेंट करके जाएंगे और इसी से छोटे जीव को पकड़ लेंगे। ठीक है, अगर आगे होगा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कासाब एवं पक्षमाप भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं संयुग्मज जाइगोट बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रोटिस्टा जगत अगर पूछे कि प्रोटिस्टा जगत में यहाँ पे निषेचन यानी कि रिप्रोडक्शन के मामले में कैसे है, तो आप क्या कह सकते हो, अलैंगिक भी हो सकता है, लैंगिक भी हो सकता है, कोशिका संलयन भी हो सकता है, युग्मज यानी कि जाइगोट भी बन सकते हैं। यानी कि इसमें जो निषेचन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो कई तरीके का पाया जाता है। ठीक है,
एक कोष मतलब अलैंगिक भी, लैंगिक भी, कोशिका संलयन भी, युग्मन यानी कि जाइगोट भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके प्रकार के बारे में। हम देखो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, अब काइटोसाइट पढ़ते हैं। अब जो यहाँ पे हमने प्रोटिस्टा जगत पढ़ा हुआ है, प्रोटिस्टा जगत का सबसे फर्स्ट नंबर है ये काइटोसाइट। काइटोसाइट, अब काइटोसाइट में आगे चलते हैं। इस समूह के अंतर्गत डायटियम तथा सुनहरे शैवाल डेस्मिड आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो काइटोसाइट है, इस समूह के अंतर्गत सुनहरे शैवाल आते हैं। जैसे कि शैवाल आप लोगों ने काई तो कई तरीके की देखी होगी। हमारे यहाँ जो नॉर्मल काई होती है वो हरे कलर की या फिर ब्लैक कलर की होती है, या फिर गाढ़े भूरे कलर की होती है। यहाँ पे यानी कि जो काइटोसाइट के यहाँ पे शैवाल होते हैं, इनकी जो प्रजातियां होती है वो गोल्डन होती है, यानी कि सुनहरे कलर की होती हैं, है ना। और ये स्वच्छ जल एवं लवणीय समुद्री वातावरण दोनों में पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सुनहरे शैवाल किस जगत के हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बोलोगे कि काइटोसाइट के हैं। अगर ऑप्शन में ये आता है जैसे कि सुनहरे शैवाल, सुनहरे शैवाल किस जगत के हैं, और यहाँ पे पहला ऑप्शन दे दे मोनेरा, काइटोसाइट, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा। अगर ये पूछ लेता है कि सुनहरे शैवाल किस जगत में आते हैं, सुनहरे शैवाल को किस जगत में रखा गया है, तो आप किस पे टिक लगाओगे, मोनेरा जगत पे, काइटोसाइट पे, या फिर एनिमिलिया पे, या फिर प्रोटिस्टा पे। तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो यहाँ पे बच्चे दो तरीके के क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो यहाँ पे काइटोसाइट पे लगाएंगे, और कुछ बच्चे होंगे जो प्रोटिस्टा पे लगाएंगे। लेकिन देखो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सही है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही हो, ऑप्शन तो एक ही सही होता है। तो इन दोनों में भी एक ही ऑप्शन सही है। वो ऑप्शन ये है कि आपको अगर यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले यहाँ पे प्रोटिस्टा जगह पे टिक करोगे। अभी कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि मैम यहाँ पे काइटोसाइट पे हम टिक क्यों नहीं कर सकते, तो देखो डियर यहाँ पे काइटोसाइट पे हम टिक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे देखो दिया गया है सुनहरे शैवाल, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सुनहरे शैवाल किस जगत में आते हैं। तो ये जो हमारा काइटोसाइट है ये कोई जगत नहीं है, काइटोसाइट हमारा जगत नहीं है, ये टाइप है। किसका टाइप है, प्रोटिस्टा जगत का टाइप है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि किस जगत का है, तो यहाँ पे जगत यहाँ पे है तो ये प्रोटिस्टा जगत का ही होगा। अगर यहाँ पे ये ना पूछा जाता किस जगत का है, ये पूछा जाता कि सुनहरा शैवाल किस में आता है, सुनहरा शैवाल किस का प्राणी है, तो आप यहाँ पे अगर जगत नहीं होता तो आप सीधा सीधा ये बता सकते थे कि काइटोसाइट का है। सुनहरे शैवाल को किस में रखा गया है या फिर सुनहरे शैवाल को किस में पढ़ा जाता है, तो आप काइटोसाइट कर सकते थे। लेकिन अगर जगत आ जा रहा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस जगत का क्या सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। और सुनहरे शैवाल किस जगह पे पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सुनहरे शैवाल किस जगह पे पाए जाते हैं या किस तरह के जल में ये जीवित रह सकते हैं। तो स्वच्छ जल में भी रह सकते हैं, लवड़ी में भी रह सकते हैं।
ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पर्यावरण में दोनों जगह पे पाए जाते हैं, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि सुनहरे शैवाल का आकार कैसा होता है, सूक्ष्म या फिर बड़ा या फिर मिनिमम, कुछ भी। तो ये सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि जो सुनहरे शैवाल होते हैं ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और लवणीय जल में भी पाए जाते हैं, और इनका आकार होता है बिल्कुल छोटा होता है। अब आप सोचो कि अगर कोई छोटा सा जीव है, अगर बिल्कुल वो इतना बड़ा सा जीव है और यहाँ पे पानी की लहरें बार बार आ रही है, तो ये पानी की लहरों के साथ बह जाएगा, है ना। तो यहीं पे लिखा है तथा ये जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते रहते हैं। इनका आकार इतना छोटा होता है कि ये खुद को बैलेंस नहीं कर पाते और जो जल की धारा होती है इनके साथ बहते रहते हैं। डाइटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह होती है, दो अतिछादित कवच बनाती है। आप जो देखो यहाँ पे अंतर्गत डाइटम्स, अब ये सारी जो चीजें हमने पढ़ी वो डाइटम्स एंड सुनहरे शैवाल के दोनों के बारे में है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि सुनहरे शैवाल के बारे में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, उसी के हिसाब से उससे सुनहरे शैवाल से ज्यादा ही डाइटमिस का यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो डाइटमिस की कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह होती है। जैसे कि मान लो ये जो हमारा डाइटमिस है, तो इसकी जो कोशिका भित्ति होगी वो ऐसे ऐसे करके होगी, इसके ऊपर से होगी साबुनदानी की तरह, ठीक है। उसके बाद होता है इसी के अनुरूप दो आच्छादित कवच बनाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो डाइटमिस है, ये जो डाइटमिस का इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर साबुनदानी की तरह स्ट्रक्चर होता है। साबुनदानी की तरह दो आच्छादित कवच बनाते हैं। देखो देखो यहाँ पे जैसे ये साबुनदानी है, इसके ऊपर इसने दो कवच बनाए, एक तो ब्लूइश रंग का और एक इस रंग का। यानी कि जो डाइटमिस है उसके ये तो इसके अंदर का बॉडी है, उसके ऊपर साबुनदानी की तरह एक कवच लगा होता है, लेकिन उसके अंदर भी ये दो कवच बनाती है जिससे कि ये बहुत ज्यादा मजबूत रहे। आगे देखो इन भित्तियों में सिलिका होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाइटमस की जो कोशिका भित्ति हो यानी कि डाइटमस की जो बाहरी कवच बनता है वो किसका बनता है, तो सिलिका का। सीधा बता सकते हो कि डाइटमिस की जो कवच होती है, कोशिका भित्ति जो भी आप कहो, वो किसकी बनती है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो सिलिका की होती है, जिस कारण ये नष्ट नहीं होते। देखो पहली बात तो साबुनदानी का कवच है, स्वस्थ उसकी यहाँ पे रक्षा हो गई। उसके बाद दूसरी एक ब्लू कलर की भी कवच है, तीसरी एक यहाँ पे ऑरेंज कलर की भी कवच है। तो इसलिए जिस जिस चीज की यहाँ पे तीन तीन कवच होंगे वो तो यहाँ पे नष्ट होने का उसका कोई कारण ही नहीं हो सकता, है ना। इसी प्रकार मृत डाइटमस अपने परिवेश वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो डाइटमिस है वो रेड कलर का था, उसके ऊपर दो कवच है, उसके ऊपर एक और कवच है। मान लो कि अंदर से मर गया, अंदर से ये मर गया, लेकिन इसके जो दो दो तीन तीन परत है, दो दो तीन तीन कवच है, अगर वो सिलिका जैसे चीजों से बना हुआ है जो कि इनको तोड़ने का कोई उपाय ही नहीं है। अब देखो ऐसे कोई चीजें नहीं है कि जो कभी नष्ट नहीं होंगी, लेकिन इतनी जल्दी नष्ट नहीं होगी, कभी काफी टाइम लगेगा इनको नष्ट होने में। तो जैसे कि अंदर का जीव तो मर गया, लेकिन जो उसकी बाहरी कवर जिस चीज से वो कवर है सिलिका से वो बहुत ज्यादा मजबूत है। तो इसीलिए जब ये डेड भी हो जाएगा, अगर ये डेड भी हो जा रहा है तो अंदर का जीव तो मर जाता है, लेकिन ये जो जहाँ पे एक जगह इकट्ठा होते चले जाते हैं वहां इनकी संख्या करोड़ों लाखों में हो जाती है। देखो कोशिका भित्ति अवशेष बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं, करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डाइटनिंग मृदा कहते हैं। अब देखो जैसे कि अब यहाँ पे ये बोला कि करोड़ों वर्षों में, करोड़ों, मैंने तो लाखों की बात की, करोड़ों में हाली दिया। इसका मतलब ये है कि इनके मर जाने के बाद भी ये करोड़ों वर्षों तक जिंदा रहते हैं।
मतलब इनकी जो वो रहती है, ये इनका जो कवर रहता है वो करोड़ों वर्षों तक जिंदा रहता है। जिंदा रहने का मतलब ये है कि ये नष्ट नहीं होता है, इनके अवशेष पड़े रह जाते हैं, जो कि आगे चल के डायटोनियम मृदा बन जाता है। अगर ये डायटोनियम मृदा बना है, इसी वजह से इनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि डायटोनियम मृदा क्या होती है। तो आप ये कह सकते हो कि डायटोनियम मृदा एक प्रकार का डायटम जीव है, जिसकी जो कवर होती है वो सिलिका से बनी होती है, और ये कैल्सिफाइट में आता है। कैल्सिफाइट यहाँ पे प्रोटोजोआ जगत में आता है। ठीक है, कर्णमयी होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने में, देखो जैसे कि अब ये इतना बड़ा सा जीव है ना, इतना बड़ा सा जीव है कि मान लो, अभी मान लो ये इतना बड़ा सा है, अगर रियल में अगर ये इतना सा भी होता होगा तो थोड़ा बहुत तो इसका खुरदरापन होता होगा। इसलिए कर्णमयी होने के कारण, कर्णमयी होने के कारण इस मिट्टी का उपयोग पॉलिश करने में किया जाता है। क्योंकि अगर आप पॉलिश किसी चीज में कर रहे हो तो ये घिसने वाली नहीं है। अगर ये घिसेगी नहीं तो फिर हमारे फायदा है, जो चीजें नष्ट नहीं होंगी उससे अगर हम किसी चीज में यूज में लाते हैं तो फिर वो हमारे ही फायदे के लिए है। और तेलों को सिरप के निस्पंदन में, ये समुद्र के प्रमुख उत्पादक हैं। ये समुद्र में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। देखो तो अगर डायटोनियम मृदा का उपयोग पूछ ले तो आप ये तीनों बता सकते हो, है ना। डायटोनियम मृदा के बारे में अगर हम पूछ ले कि इसका उपयोग क्या है या फिर ये किस काम में आती है, तो पॉलिश करने में, तेलों को सिरप में निस्पंदन करने में, समुद्र के ही मुख्य उत्पादक हैं। अब ये समुद्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आगे चलते हैं डायनोफ्लैजिलेट पे। ये दूसरा पॉइंट है ये डायनोफ्लैजिलेट। अब हम डायनोफ्लैजिलेट के बारे में पढ़ते हैं। ये जो जीवधारी होते हैं मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये मुख्यतः समुद्र में पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करके अपना जीवन व्यापन करना। इसमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले तथा लाल दिखाई देते हैं। इनमें जो यहाँ पे वर्णक पाए जाते हैं, वर्णक एक ऐसा पिगमेंट है, वर्णक को ही हम पिगमेंट कहते हैं। वर्णक एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से पेड़ की पत्तियों में हरे कलर आते हैं, फूलों में रंग बिरंगे के कलर आते हैं। अगर ये वर्णक यानी कि पिगमेंट ही पेड़ पौधों में ना पाए जाए, पुष्पों में ना पाए जाए, तो उनका जो कलर होगा वो कलर नहीं आएगा। तो इन्हीं वर्णक के आधार पर पीले कलर, हरे कलर, भूरे कलर, नीले कलर अथवा लाल कलर, इन्हीं वजह से ये भी जो डायनोफ्लैजिलेट है ये भी रंगीन होते हैं, और इसी वजह से ही पेड़ पौधे के फूलों में, पत्तियों में कलर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पे जो इनकी, ये एक प्रकार की इनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी विशेषताएं हैं, आप इसे अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट प्रकाश संश्लेषी होते हैं। देखो अगर ये प्रकाश संश्लेषी हैं तो ये इस कलर के रहेंगे, तो ये जो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वो अच्छे से ही कर लेंगे। उसके बाद वर्णक में इतने इतने कलर होते हैं, आप ये भी याद कर सकते हो। पीला कलर, हरे कलर, भूरे कलर, नीले कलर अथवा लाल कलर। इनकी कोशिका भित्ति के बाहरी सतह इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो कलर के होते हैं इनके बाहरी जो सतह होती है, यानी कि इनका जो सबसे बाहर का पार्ट होता है उस पर सेलुलोज की कवि पुट्टिकाएं होती है। सेलुलोज भी एक प्रकार का कोशिका भित्ति का ही कार्य करता है। ठीक है, पुट्टिका होती है। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट के दो कासाब होते हैं। देखो अधिकतर इनके जो कासाब होते हैं वो दो कासाब होते हैं। ये जो हमारा चित्र है ये डायनोफ्लैजिलेट का, ये दो कासाब। देखो एक कासाब तो इधर आ गया है, दूसरा कासाब आई होप कि उधर चला गया होगा, लेकिन इनके दो कासाब होते हैं। ठीक है, अब इनमें भी कासाब का वही काम है, मूवमेंट करने में और यहाँ पे अपने भोजन को पकड़ने में, जिनमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ होता है। एक लंबवत, ये तो लंबवत हो गया। अनुप्रस्थ की बात ये क्या है कि अंदर से घूम के इधर आएगा, एक लंबाई और एक इधर। ठीक है, दो कासाब होते हैं। अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पुट्टिकाओं के बीच में खांचे में उपस्थित होता है। देखो एक तो लंबवत है जो कि इधर दिख गया, दूसरा ये खांचे में, ये जो यहाँ पे डैश बना हुआ है, यानी कि ये जहाँ पे आजादी छूटी हुई है वो इन्हीं के अंदर पड़ा रहता है। प्रायः लाल, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है।
जिससे समुद्र का जल लाल लाल तरंगे दिखने लगती हैं। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकलने जीव विष के कारण मछलियां एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण के लिए बुनिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डायनोफ्लैजिलेट के जीव होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट के दो कासाब होते हैं, एक अनुप्रस्थ और दूसरा लंबवत। ठीक है, उसके बाद इनकी भित्तियों के बीच यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, भित्तियों के बीच लिखा प्रायः जो लाल होते हैं। देखो यहाँ पे प्रायः जो लाल होते हैं, हम इस लाल की बात करें, बाकी के कलर की नहीं। प्रायः जो लाल होते हैं, प्रायः जो लाल डायनोफाइट होते हैं उनकी संख्या में विस्फोट होता है, यानी कि जो यहाँ पे इनकी ये होते हैं, अगर ये ज्यादा संख्या में हो जाते हैं तो यहाँ पे विस्फोट हो जाता है। तो विस्फोट होने के कारण जिस जगह पे मान लो कि हमारा बड़ा सा समुद्र है और यहाँ पे इतनी जगह पे लाल वाले डायनोफ्लैजिलेट पाए जाते हैं, लाल, बाकी पे हरे, नीले, पीले जो भी कलर के हैं वो इन जगह पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन लाल पे यहाँ पे जो भी पाए जा रहे हैं, अगर इनकी संख्या में विस्फोट होता है, इनकी संख्या में ज्यादातर हमेशा विस्फोट ही होते रहते हैं, अगर इनकी संख्या में विस्फोट होगा तो समुद्र का इतना जो जल होगा वो बिल्कुल लाल दिखाई देगा। विस्फोट होने के कारण ये रेड कलर का बिल्कुल इनका जल हो जाता है। तो लोगों को जैसे कि अगर यहाँ पे लोग देखते हैं तो उनको ये लगता है कि समुद्र के इतनी ही दूर लाल तरंगे क्यों उठ रही हैं। जाओ बाहर बैठो। तो इनका अगर लाल डायनोफ्लैजिलेट में विस्फोट होता है तो ये जितनी भी मतलब जितने भी समुद्र को कवर करते हैं उसका जो वाटर होता है वो यहाँ पे लाल कलर का दिखाई देने लगता है, इसी को लाल तरंगे कहते हैं। तो कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछता है कि लाल तरंगे क्या है। अगर हम आपसे पूछे कि लाल तरंगे क्या है तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे इसको। अगर पूछता है कि लाल तरंगे क्या है तो आप सबसे पहले ये बोलोगे कि लाल तरंगे लाल डायनोफ्लैजिलेट के विस्फोट होने के कारण बनती हैं, जो कि इनके वर्णक लाल रंग होने के कारण दिखाई देती हैं और इनकी संख्या में अधिकता होने के कारण ये विस्फोट कर जाते हैं। और अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछता है तो गोनिया लैक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। इतनी बड़ी संख्या के कारण, जैसे कि ये जो बहुत विषैले होते हैं, इतनी बड़ी संख्या के कारण आप दो चार रहेंगे तो विस्फोट होगा नहीं, अब इनकी भी संख्या में बहुत ज्यादा अधिकता चाहिए तभी ये विस्फोट करेंगे। तो इतनी ज्यादा संख्या में होने के कारण, जैसे कि मान लो अब ये तो नहीं है कि इतनी जगह पे अगर ये रह रहे हैं तो यहाँ पे दूसरे जीव नहीं रहेंगे, मछलियां, कीड़े मकोड़े, तो ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने इतनी जगह घेर ली है तो यहाँ पे दूसरे जानवर नहीं जा सकते, बाकी के जानवर भी रहते हैं, भाई आप भी रहो हम भी रहेंगे। तो अगर इनकी संख्या में विस्फोट होता है तो वहाँ के जो छोटे मोटे जीव रहते हैं, मछलियां, कीड़े मकोड़े, जितने भी चीजें वहाँ की रहते हैं वो मर जाते हैं। मछलियां एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही विषैले होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यूग्लिनाइड। ठीक है, यूग्लिनाइड के बारे में आगे चलते हैं। इसमें से अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं। इसमें से अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं। ये जो यूग्लिनाइड है ये हमारा थर्ड पॉइंट है। इसमें से ज्यादातर यानी कि अधिकांश, पूरे नहीं, अधिकांश में से ज्यादातर, इसमें से ज्यादातर स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियां हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि यूग्लिनाइड कहाँ पाए जाते हैं, यूग्लिनाइड किस जगह पे ज्यादा पाए जाते हैं, तो स्वच्छ जल में। देखो अदर होता है लवणीय जल में पाए जाते हैं, अलवणीय जल में पाए जाते हैं, ये लेकिन ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो कि स्थिर जल में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे पानी है, बह रहा है तो ये नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि अगर पानी बहता रहेगा तो ये बहते चले जाएंगे, तो इसीलिए ये स्थिर जल में पाए जाते हैं। यूग्लिनाइड के प्राणी यहाँ किस जगह पे पाए जाते हैं, तो अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और स्थिर जल में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत फोलिकल होती है। अब देखो, अब अगर हर जगह कोशिका भित्ति किसी की काइटिन की बनी है, किसी की सेलुलोज की बनी है,
किसकी किसी की सिलिका से बनी है, किसी की किसी से बनी है, तो यहाँ पे इसकी भी तो यहाँ पे होनी चाहिए कोशिका भित्ति। तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो फोलिकल की होती है। इनकी जो यानी कि यूग्लियोनाइड की जो कोशिका भित्ति होती है वो फोलिकल की होती है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। अब देखो यहाँ पे जो काइटिन होता है वो एक दृढ़ यानी कि एकदम कठोर सा कवच होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि कछुए में या फिर कॉकरोच में पाया जाता है, जो उनके ऊपर का भाग रहता है वो, ठीक है। तो वो इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा कठोर होता है। लेकिन यूग्लियोनाइड के जो प्राणी होते हैं उनकी कोशिका भित्ति पॉलिकल की बनी होती है, जो कि उनको लचीलापन प्रदान करती है। अगर वो समुद्र में रह रहे हैं और उनको मूवमेंट करना है, उनको आगे चलना फिरना है, तो उनकी जो संरचना होनी चाहिए वो बिल्कुल लचीली होनी चाहिए, ताकि किधर से भी कहीं से भी निकल जाए आराम से, है ना। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है कि यूग्लियोनाइड के प्राणियों की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, तो आप क्या बोलोगे, पॉलिकल की बनी होती है, जो कि इनकी संरचना को लचीला बनाने में। और ये पूछे कि यूग्लियोनाइड के प्राणियों की कोशिका भित्ति पॉलिकल की क्यों बनी होती है, इनकी संरचना को लचीला बनाने के लिए, इनकी संरचना को लचीला बनाने के लिए। इनमें दो कासाब होते हैं, ये है, इनमें दो कासाब होते हैं। ये दो कासाब क्यों होते हैं ये भी हम देखते हैं। इनमें दो कासाब होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि यूग्लियोनाइड प्राणियों में कितने कासाब होते हैं, तो दो कासाब होते हैं, जिनमें से एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। एक छोटा है, अगर एक छोटा है तो एक यहीं तक रह जाएगा, अगर दूसरा लंबा है तो भाई आप लंबे हो तो अच्छी बात है, हम तो छोटे ही हैं, है ना। तो एक लंबा होता है और एक छोटा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। यूग्लियोनाइड की एक चीज और बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि अगर ये प्रकाश का संश्लेषण करते हैं, यानी कि अगर दिन हो या रात हो चाहे जब भी हो, अगर इनको सूरज की रोशनी मिल रही है, इनको, इन भाई साहब को अगर इनको सूरज की रोशनी मिल रही है, अगर इनको सूरज की रोशनी मिल रही है तब तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन अगर इनको सूरज का प्रकाश नहीं मिलता, सूर्य का प्रकाश न होने पे ये क्या हो जाते हैं, परपोषी हो जाते हैं। ऐसा तो हमने जो पहले कभी नहीं देखा जो कि परपोषी प्रकाश का संश्लेषण भी करता हो और जानवर को भी खाता हो, बट यही है एक ऐसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि यूग्लियोनाइड के प्राणी कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं या स्वपोषी होते हैं या प्रकाश संश्लेषी होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से दो ऑप्शन है, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। तो आप क्या ही बोलोगे बताओ। लेकिन सूर्य के प्रकाश के न होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। अब बोलो हम इनको क्या कह सकते हैं, अगर प्रकाश है तो ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, लेकिन अगर प्रकाश नहीं है तो ये छोटे जीव को जीवधारियों को खाएंगे और परपोषी की तरह व्यवहार करेंगे। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लियोनाइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान ही होते हैं। उनका उदाहरण है यूग्लिना, बस यूग्लिना ही। अब देखो जैसे मैंने आप लोगों को भी कुछ टाइम पहले बताया कि पेड़ पौधों में जो फूलों में कलर आता है, पत्तियों में कलर आता है, देखो मैक्सिमम तो सभी पेड़ की पत्तियों का कलर हरा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी पेड़ के फूलों का कलर एक ही जैसा हो। किसी फूल के पेड़ का कलर रेड कलर का होता है, किसी का येलो होता है, किसी का पिंक होता है, किसी का व्हाइट होता है, किसी का बैंगनी होता है, किसी का कुछ भी होता है ना, किसी का हल्के कलर का होता है, किसी का बहुत ज्यादा गाढ़े कलर का होता है। तो ये जो इनमें उच्च वर्णक पाए जा रहे हैं, इनमें जो उच्च वर्णक मिल रहा है वही वर्णक पेड़ों पौधों में भी मिलता है। देखो यहाँ पे खुद बोल दिया है कि वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। जो पेड़ पौधे में वर्णक मिल रहे हैं वही इसमें भी मिल रहे हैं। अब आगे चलते हैं अपवंक के बारे में, ठीक है। देखो
बस ये एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक है। प्रोटोजोआ करने के बाद अभी एक क्लास और लेने लायक है, तो मैं अभी अभी के लिए आपको यहाँ तक करवा देती हूँ। बस यहाँ से देखो, अभी हम प्रोटोजोआ पे आ गए, नहीं अपवंक पे आए हैं, अभी प्रोटोजोआ पे नहीं आए हैं, अभी हम अपवंक पे आए हुए हैं। ठीक है इतना। अपवंक जो हमारा फर्स्ट नंबर का है, चलो हम अपवंक के बारे में पढ़ते हैं। अपवंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। अभी ये जो हम अपवंक पढ़ रहे हैं, यूग्लोनाइट पढ़ रहे हैं, है ना, उसके बाद भी हमने गैनोफ्लैजिलेट पढ़ा, कासोफ्लैजिलेट पढ़ा, ये सारे हमारे प्रोटोजोआ के ही तो प्राणी हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अपवंक, अपवंक कवक जो है, यानी कि ये अपवंक कवक जो है वो मृत पोषी है, यानी कि मरे हुए चीजों से अपना पोषण प्राप्त करता है, मरे हुए चीजों से पोषण लेता है। एक ऐसा ही प्रोटिस्टा जगत है। प्रोटिस्टा जगत में एक अपवंक कवक ही ऐसी चीजें हैं जो मरे हुए चीजों से अपना पोषण प्राप्त करती हैं। ये सड़ी हुई टहनियां तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अभी मैंने ऐसे एग्जाम्पल आपको कई सारे क्लासों में दिया है कि मान लीजिए कि एक नदी है या फिर एक तालाब है, उसके किनारे पे कोई पेड़ है, तो पेड़ की छाले सड़ती गड़ती गिर जाती है नदियों में या फिर नदी के किनारे। उसके बाद से नदी का पानी वहां पे आता है, पत्तियां गिरती हैं, सड़ती गलती रहती हैं। तो ये अपवंक कवच ही एक ऐसे जीव है जो पेड़ों की सड़ी हुई पत्तियां, टहनियां, इन्हीं सारी चीजों से पोषण लेते हैं और इन्हीं सारी चीजों के साथ गति करते रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं। देखो इनका कहना ये है कि ये टहनियां तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। ये क्या खाते पीते हैं वो तो हमको दिख गया, ठीक है। उसके बाद अनुकूल परिस्थिति में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अनुकूल परिस्थिति जब भी आती है तो ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, इसी के कारण मलेरिया होता है। अब देखो जो अपवंक कवच है, आपने ये तो सुना ही होगा कि हमें मलेरिया जो होता है, हमें मलेरिया हो जाता है मच्छर के काटने से, अगर आपने ये सुना हो तो ये प्लाज्मोडियम ही है मलेरिया होने का कारण। अब यहाँ से एक चीज आप देखो, अपवंक कवक है, ठीक है, एक प्रकार का कवक है। और कैसे हुआ, इनका पोषण कैसे लेता है, क्या खाता पीता है, सड़ी हुई टहनियां, और जो सड़ा गला पदार्थ है वो खाता है, और पत्तियों के साथ गति करता है। जो सड़ी सड़ी चीजें वही खाएगा पिएगा, तो बनाएगा क्या, अच्छी चीजें थोड़ी ना बनाएगा, ऐसी ही खराब चीजें बनाएगा। प्लाज्मोडियम जैसे, प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है वो बहुत ही भयानक बीमारी है बनाते हैं, जो कई फीट तक की लंबाई हो सकती है, और इसकी जो लंबाई होती है वो कई फीट तक हो सकती है। प्रतिकूल परिस्थिति में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपना गुणन कैसे करते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि इनकी आगे की संतति कैसे चलती है। ये है भाई हमारे प्लाज्मोडियम अपवंक। अब देखो इनमें 1 2 3 4 5 हजारों ऐसे भरे हुए रहते हैं। अभी तो ये छोटा सा ही है। अब ये सड़ी गली चीजें खाएंगे, प्लाज्मोडियम बनाएंगे, बीमार करेंगे दूसरों को। प्रतिकूल परिस्थिति में ये बीजाणु फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है, यानी कि अभी बीजाणु बन गए हैं। अगर बीजाणु बन गए हैं तो इनको एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट होने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में इनको वायु की हेल्प लेनी पड़ती है। कभी आधी तूफान में या फिर तेज हवा में ये यहाँ से गति कर जाते हैं। अगर ये यहाँ पे हैं तो दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, अगर दूसरी जगह है तो यहाँ पे आ जाएंगे, अगर यहाँ पे हैं तो कहीं और चले जाएंगे। तो इनका मूवमेंट वायु के साथ होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस अपवंक के बारे में आप एक ही चीज पूछे, याद कर लो। अपवंक के बारे में ज्यादा कुछ है होप कि क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, बस एक चीज 2 3 चीज यहाँ पे याद कर लो।
अपवर्म को जो है वो मृत पोती हैं और ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। प्लाज्मोडियम के कारण ही यहाँ पे क्वेश्चन अगर आएगा तो आ सकता है, बट आई होप कि नहीं आएगा। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि